नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में हिरासत में है। आज मनीष सिसोदिया की भी जमानत याचिका पर सुनवाई है, जिसको लेकर सबकी निगाहें इन सुनवाई पर टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि इन मामलों पर दोनों को बेल मिलती है या नहीं। तो आज ये पूरा खास मामला है दोनों की बेल पर कि आखिर किस तरीके से सीबीआई और ईडी अपना रुख स्पष्ट करती हैं और जमानत मिल पाती है या नहीं मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को, क्योंकि इन दोनों ही मामलों में लगातार राजनीति भी हुई है, जिसको लगातार केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया गया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग करते हुए फंसाया गया है जबरन। जब आपको बता दें, जहां मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति के तहत गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं, तो वहीं सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद है। तो इन दोनों ही मामलों में आज जमानत याचिका पर सुनवाई है। कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आज इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में रहेंगे या उनको बेल मिलेगी। पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है। सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप है। तो ये बड़े आरोप सत्येंद्र जैन पर हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हेराफेरी, कुल मिलाकर 5 करोड़ की हेराफेरी का उन पर आरोप लगा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। और इसी के साथ इन तमाम आरोपों में घिरे हुए सत्येंद्र जैन, आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों के हवाला लेने का भी उन पर आरोप है। इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए करने का आरोप है। साथ ही विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। तो विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके जो परिवार थी उनकी हिस्सेदारी थी। इसको लेकर ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हेराफेरी का भी आरोप है। अब इन आरोपों पर आज जमानत याचिका पर सुनवाई है, तो इसको लेकर क्या आज इस सुनवाई में खास रहता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। सारिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौशिक, आम आदमी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं संजीव कौशिक जी से, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। संजीव जी, देखिए आज दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई है और इस पूरे मामले को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एजेंडे से अगर मैं देखूं तो ये कहा जा रहा है कि जबरन जो है फंसाया गया है उनको मामलों में। आज कितनी उम्मीदें हैं कि दोनों को बेल मिलेगी, राहत मिलेगी? संजीव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद संजीव जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। सारिका जी का रुख करेंगे। सारिका जी, देखिए लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि इन दोनों ही मामलों में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई है, बीजेपी किस तरीके से दिख रही है? देखिए, इन लोगों की आदत है दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की। आपने देखा होगा जब सत्येंद्र जैन जी जेल जाने को थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था और उन्होंने बोला था सत्येंद्र जैन तो हमारे कट्टर ईमानदार हैं। आपने देखा जब दिल्ली में दंगे हुए तब भी उन्होंने अपने पार्षद ताहिर हुसैन को ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था कि ये तो कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन आपने देखा कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो तो सबके लिए एक बराबर है। ये तो दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी तो बोलेगी कि कानून व्यवस्था इनके हाथों की है या हमारे हाथों की है, लेकिन जब देखा कि सबूत उनके सामने, सबके सामने सबूत थे कि किस तरह से दिल्ली में दंगे हुए थे, वो भी सबने देखा। सत्येंद्र जैन जी का केस है, 9 महीने से जेल में है, वो भी सबने देखा। तो ये लोग जब भी कोई जेल में जाने को होता है तो अरविंद केजरीवाल जी सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं और जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, इनकी यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें से छपवाते हैं और हर किसी को देते हैं। जब मनीष सिसोदिया जी जेल गए तो तब भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया। तो ये लोग ऐसे ही लोगों को वर्ग लाने के लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबको बांटते हैं। और सत्येंद्र जैन जी का जो ये लोग बोलते हैं कि जो कानून व्यवस्था है उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर है। कानून
को सबूत की जरूरत होती है और सबूत मिल रहे हैं। उन सबूतों के बिना पर ही जो भी कोई हो, चाहे कोई आम आदमी क्यों ना हो, उस पर कार्यवाही की जाती है और वो सुचारू रूप से हो भी रही है। लेकिन जो सरकारी हमारी एजेंसियां होती है, जैसे कि आपने देखा जेल में मसाज के वीडियो वायरल हुए, 5 स्टार का खाना वायरल हुआ, वो सबने देखा। वो तो साक्षात वीडियो वायरल हुई तो सबने देखा कि ये किस तरह से दुरुपयोग कर रहे थे जेल का, क्योंकि जेल इनके हाथों में है। तो इस तरह से ये लोग जो दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला भी ऐसा ही कर रहा है, तो ये इनकी गलत मानसिकता का एक हिस्सा है, क्योंकि ठीक है। अपने आप को सही साबित करने की वजह से लोगों को गलत ठहराना इनकी एक मानसिकता बन गई है। ठीक है, यानी एक ही कानूनी प्रक्रिया चल रही है, इनके आरोप जो है वो पूरे तरीके से निराधार है, ये आपका कहना है। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी संजीव जी। इससे पहले हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लूं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, समय क्या है सुनवाई का और किस तरीके से आज खास रहेगी ये सुनवाई, क्या कुछ दलीलें दी जाएगी? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को लेकर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस पूरे मैटर को लिस्टेड किया गया है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है अभी भी न्यायिक हिरासत में है और 3 अप्रैल तक जो ईडी की न्यायिक हिरासत है वो तब तक वो न्यायिक हिरासत में है। तो निश्चित रूप से आज देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ कोर्ट रूम में दलीलें दी जाती है, वहीं CBI की बात करें उसकी ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, क्योंकि आपने देखा कि एक लंबा वक्त बीत गया है जब से मनीष सिसोदिया को या तो रिमांड में भेजा गया या न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके बाद एक के बाद एक लगातार जो कोर्ट रूम में सुनवाई हुई है उसमें तमाम तरीके की दलीलें हैं वो मनीष सिसोदिया की ओर से भी दी गई है और यहीं ईडी या CBI दोनों की बात करें उनकी ओर से भी लगातार दलीलें दी जा रही है। ऐसे मनीष सिसोदिया की बात करें तो लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से एक ही बात कहा जा रहा है कि चूंकि जब भी ईडी हो या CBI हो, जब भी जांच एजेंसियों ने बुलाया या जांच एजेंसियां उनके घर पर गई, तब मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं जांच में सहयोग किया है। ऐसे में कोई औचित्य नहीं बन जाता है कि उन्हें किसी भी तरीके से न्यायिक हिरासत में रखा जाए या किसी तरीके से रिमांड पर रखा जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो भी बरामदगी करनी थी CBI को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें या डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वो ऑलरेडी CBI या ईडी बरामद कर चुकी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं जमानत मिल चुकी है, तो इसको भी कहीं ना कहीं आधार बनाया जा सकता है और कोर्ट रूम में इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है। इसके साथ ही लगातार आपने देखा पिछली बार जब सुनवाई हुई तो किस तरीके से देखिए, इसी के लिए सबकी निगाहें सुनवाइयों पर टिकी हुई हैं कि आज क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि इन दोनों ही मामलों पर, चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो या मनीष सिसोदिया का, दोनों ही मामलों पर राजनीति भी भरपूर हुई है और इसी के लिए हम और आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव कौशिक जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, लगातार आरोप ये लगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन दोनों ही मामलों में कहीं ना कहीं सबूत भी हाथ लगे हैं, तो वो सबूत तो झूठे नहीं हो सकते। किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचारियों के लिए निश्चित तौर पे जगह जेल ही होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी होनी चाहिए। लेकिन क्या केंद्र सरकार केवल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, या फिर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बहाने यदि विपक्षी पार्टियों को केवल साधने की कोशिश की जाए, जो साफ दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि CBI हो या ईडी हो या फिर और जो देश की संवैधानिक संस्थानें हैं उसका दुरुपयोग होते हुए इसलिए विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती हैं, क्योंकि ईडी की बात कर लें तो ईडी का कन्विक्शन रेट आप देख लेंगे। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जहां तकरीबन 108 FIR दर्ज किए या छापे मारे, पिछले 8 सालों में सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए ईडी ने 3000 से ज्यादा कार्रवाइयां की और इस 3000 से ज्यादा कार्रवाइयों में 96% से ज्यादा विपक्षी पार्टियां रही हैं। कन्विक्शन रेट 0.36%, मतलब ये कि 1% भी कन्विक्शन रेट आप तय नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो आरोप उस पर सिद्ध हो पाए। तो उस परिस्थिति में यदि विपक्षी पार्टियां यदि ये बात कह रही है कि नहीं आप इनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक बड़ी आसानी से ये बात कह के निकल जाते हैं लोग, राजनीतिक लोग, कि आप यदि निष्पक्ष हैं, आप यदि कोई घोटाला आपने नहीं किया है, आप यदि निर्दोष हैं, तो कोर्ट आपको बरी कर देगी, कोर्ट से आप बरी कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2 दिन हो, 20 दिन हो या 2 साल हो, जब कोर्ट से आप वापस निकल के जेल से वापस निकल के आते हैं, तब तक सारी चीजें आपके लिए बदल चुकी होती है, खास करके राजनीतिक पार्टियों की। तो वो उनका जो एक उनके छवि के ऊपर जो दाग लगते हैं या उनका जो वक्त खराब होता है, पार्टी की छवि खराब होती है, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त होता है। और पिछले कुछ दिनों में देखने को यही मिला है कि लगातार हर एक मामले में जितनी सारिका जी, क्या सेलेक्टिव कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, जो कानूनी एजेंसियां हैं, वो सरकार की है और वो अपना निष्पक्ष काम करती है। इसीलिए जो अभी विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि बीजेपी की कानूनी व्यवस्थाएं हैं, ईडी बीजेपी की है या सीबीआई बीजेपी की है, तो ये गलत है। इस तरह से संवैधानिक एजेंसियों को एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ नति कि सूरज के सामने हाथ रखने से अंधेरा नहीं हो जाता। जब एविडेंस भी मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, तो उन्हीं की बिना पर हमारी ईडी और सीबीआई काम करती है और वो पूर्ण तरीके से अपना काम कर रही है। और देखिए, कानूनी प्रक्रिया में हमेशा टाइम लगता है, एकदम से उसका निष्कर्ष नहीं हम लोग निकाल सकते। धीरे धीरे वो सब काम हो रहा है। अगर उन्होंने गुनाह किया है, अगर उन्होंने कोई ऐसा अपराध किया है, हवाला कांड हो या शराब का कांड हो, तो उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। ये मोदी जी की सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर किसी भी पार्टी का कोई बंदा इस तरह से हरकत करता है तो उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी संजीव जी, देखिए किस तरीके से, क्योंकि मैं अपना सवाल भी ऐड ऑन कर दूं, आपको जो अपनी बात रखनी है वो आप रखिएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी हेराफेरी का मामला नहीं है, 5 करोड़ की हेराफेरी का मामला है। आबकारी नीति बड़े स्तर पर लाई जाती है, तमाम इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या उसको डिटेल से एनालिसिस करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है इन पूरे मामले में? अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने पढ़ा सुना जाना है, ईडी का काम क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का काम क्या है। सीधी सी बात है कि आप यदि कहीं बड़े रकम के लेन देन और हेराफेरी की बात कर रहे हैं तो वो रकम दिखनी चाहिए, चाहे वो 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो। हम तो यही जानना चाहते हैं कि यदि मनीष सिसोदिया ने बहुत बड़े रकम की हेरफेर की है या ईडी ने पकड़ा है, तो वो जांच में क्या आया और कहां पर वो पैसे गए कहां। आपने ए ने कहा कि हमने बी को 5 करोड़ रुपए दे दिए और ए के आधार पर बी को आपने गिरफ्तार कर दिया, लेकिन मूल सवाल तो ये बनता है कि जो बीच के रकम की लेन देन हुई वो रकम है कहां, उसको आपने बरामद किया क्या। तो ये सवाल तो अहम बनता है और एक साधारण आदमी भी पूछेगा कि जिस चीज की आप जांच कर रहे हैं वो रकम है कहां। तो रकम के मामले में बिल्कुल है। हाँ, निश्चित तौर पे जब सीबीआई जांच करती है, सीबीआई का एक अपना अधिकार क्षेत्र होता है और सीबीआई का भी इस्तेमाल, सीबीआई के लिए क्या क्या टिप्पणियां की गई है सारे लोग जानते हैं इस चीज को। और सीबीआई, ये बात क्या गलत है, हम यदि एक लंबी फहरिस्त है, आप पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम ऐसे नेताओं के नाम है जो दूसरे पार्टियों में रहे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू करके उनके करप्शन पे धावा बोला। लेकिन जो ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, नेता की तो बात छोड़ दीजिए, कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, कुछ लोगों ने तो मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। तो ये जो मैसेज गया लोगों के बीच में कि या तो आप हमारे पाले में आ जाइए, नहीं तो इस तरह से आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तमाम इलेक्शन के। लेकिन संजीव जी, ये भी तो कहा जा सकता है कि ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये जो पावरफुल जो पूरी सीबीआई है चाहे ईडी है, इनको पावर है कि वो अपना कार्य खुद कर सकती है। इसमें केंद्र का इतना हद तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो मैसेज जा रहा है, नहीं लगता है कि जनता इससे गुमराह होती है, जनता का विश्वास हटता है? जनता गुमराह नहीं होती है, जनता खूब समझदार है कि कब ईडी और कब सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस समय इलेक्शन है तो तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर सीबीआई को दौड़ा दिया जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो विपक्षी पार्टियों के ऊपर। और जो ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वो सारी कहानियां खत्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चल पाए कि केस की फहरिस्त यदि मैं गिनाना शुरू करूं तो 20 केस मैं यहाँ पे बैठे गिना सकता हूँ कि इलेक्शन से पहले किस तरह उससे उनके ऊपर कार्रवाई हुई और इलेक्शन के बाद में कहानी खत्म हो। आपको पता भी नहीं चल पाया कि उसके बाद में क्या हुआ उनके साथ, अजीत पवार के साथ क्या हुआ। ये बंगाल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी, सारिका जी जवाब दीजिए, बड़े आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव देखते हुए कार्रवाइयां की जाती हैं और ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदों के लिए किया जाता है। देखिए उन्नति जी, सीबीआई को इन लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, जिस वजह से मनीष सिसोदिया जी को हिरासत में लिया गया था दूसरी बार जब हुआ। और सेकेंडली, जब पहली बार सीबीआई, दूसरी बार जब सीबीआई इनके घर पर गई तो इनके यहाँ से एक कंप्यूटर डिवाइस निकला था जिसमें से कि इन्होंने सारा डाटा डिलीट कर दिया था। उसके बाद जो इंटेलिजेंसी होती है उसकी वजह से वो डाटा निकाला गया और उसमें काफी सारे सबूत उनको मिले हैं, सीबीआई को मिले हैं। थर्डली, इनके जो निजी सचिव है उन्होंने दोबारा से अपना बयान बदला था जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को हिरासत में लिया गया था। तो ये बात तो सबको पता है कि इनके खिलाफ सबूत निकले हैं। अब सबूत निकले हैं तो कार्रवाई तो होगी, क्योंकि ये तो देश का पैसा है, टैक्स का पैसा है, सभी का पैसा है।
और आपने देखा कि एक कहावत एक सभी लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन जी गए, फिर मनीष सिसोदिया जी गए, अब मनीष सिसोदिया जी का जो बंगला है वो अतीश को दिया गया, और इस तरह से बीच बीच के रोड़े निकलते चले गए और केजरीवाल जी आगे बढ़ते चले गए। इनकी यही पॉलिसी है कि जो पीछे छूटते जा रहे हैं उनको पीछे छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप देखिए सत्येंद्र जैन जी हवाला के मामले में अंदर है, मनीष सिसोदिया जी शराब कांड में अंदर है, और जो केजरीवाल जी है उनका भी चार्जशीट में नाम आया है और उनकी भी तहकीकात ऐसे ही आने वाले टाइम में जरूर होगी, क्योंकि जो भी हमारे देश के लिए कानून व्यवस्था खराब करेगा या उल्टी सीधी हरकतें करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, उन पे कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि ये देश का पैसा है, ये जनता का पैसा है। हर चीज में अपने विधानसभा में हंगामा कर देना, कानून को ना मानना, संविधान को ना मानना, और जो भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं उनमें लिप्त होना, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कभी हमारे सैनिकों पर सवाल उठाना, कभी किसी चीज पर सवाल उठाना, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आप देखिए जब केजरीवाल जी आए तो भ्रष्टाचार का हवाला देकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन जब अपने आप आए तो उनकी कुर्सी में भी भ्रष्टाचार से लिप्त हो गए। हर विभाग में इनके भ्रष्टाचार। आप दिल्ली में देखिए, प्रदूषण के कारण दिल्ली देश की राजधानी और नंबर 1 पर प्रदूषण है, आज तक 8 साल में खत्म नहीं कर पाए। खांसते खांसते ये टाइम आ गया, उन्होंने अपनी खांसी ठीक कर ली, लेकिन दिल्ली की जनता आज तक खांस रही है। संजीव जी, आप ये मानते हैं कि अगर इस मामले में दम ना हो तो सजा नहीं होगी सत्येंद्र जैन को, ना ही मनीष सिसोदिया को, ये मानते हैं आप? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी आसानी से लोग ये बात कह देते हैं और इसके व्यापक असर के बारे में कोई नहीं सोचता कि यदि आप बताइए, आप अपने स्टूडियो में बैठी हुई हैं, आपके ऊपर यदि एक FIR दर्ज कर दी जाए, आपको गिरफ्तार कर दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि यदि आप निर्दोष हैं तो आप छूट जाएंगे, तो आपके वो 5 दिन 2 दिन 4 दिन या जेल में बैठने का वो जो समय आपने व्यक्त किया, वो जो लांछन लगा आपके ऊपर, वो तो सारी छवि खराब कर दी आपकी। लेकिन इस दौरान संजीव जी देखिए, गवाह और जो कड़ियां निकलकर सामने आ रही है इस पूरे दोनों ही मामलों से जुड़ी हुई, वो नहीं आएंगे सामने। मैं मूल बात पे आता हूँ। 2 तरह की लड़ाइयां लड़ी जाने की बात कही जा रही है। एक लड़ाई है जो यदि आपने गलती नहीं की है, यदि आप निर्दोष हैं तो कानूनन लड़ाई आप अदालत में लड़ रहे हैं, कानून आपको निष्पक्ष, यदि आप निर्दोष हैं तो आप वहां से बरी होंगे, और इसका व्यापक प्रभाव लोगों के बीच में पड़ता है। राजनीतिक रूप से भी एक लड़ाई लड़ी जाती है। आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखाई। जिस वक्त सत्येंद्र जैन की बात हो या फिर मनीष सिसोदिया की बात हो, हमने देखा है कि MCD इलेक्शन से पहले रोजाना शाम में एक वीडियो फुटेज निकलता था और उस पर तमाम चैनल सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते थे। दिल्ली की जनता ने क्या इन बातों पे भरोसा किया, चाहे वो तिहाड़ जेल का वीडियो का फुटेज हो या फिर कोई 10,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, अलग अलग जुबान में अलग अलग लोग मात्रा बताते थे कि इतने रुपए का घालमेल हुआ है, तो क्या लोगों ने इस पे मुहर लगाई? मूल बात यह है कि लोग ये बात समझते हैं कि इलेक्शन के वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने इन सबका इस्तेमाल किया, जिसके वजह से उनकी बातों को नकारते हुए, एक सिरे से खारिज करते हुए, उनको लोकतंत्र में उस अपने पावर का इस्तेमाल किया लोगों ने और कहा कि नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं गलत है, आप बाहर जाइए, 15 साल से आप यहाँ जमे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं और दूसरा कोई प्रयास कर रहा है, अच्छा काम करना चाहता है तो उसे आप आने नहीं दे रहे हैं। लोगों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये लोकतंत्र की लड़ाई होती है और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि लोगों के जेहन में क्या हो रहा है। लोग बहुत समझदार है, वो समझते हैं कि ईडी का इस्तेमाल कब किया जा रहा है, वो समझते हैं कि CBI को क्यों दौड़ाया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये अब गुमराह लोग नहीं हो सकते हैं, लोग जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कानूनी प्रक्रिया भी अपनी जगह है और सच क्योंकि पराजित नहीं हो सकता है। और इस पूरे मामले की अगर जांच हो जाए ठीक तरीके से, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं कि हम कॉपरेट करने को तैयार हैं, सत्येंद्र जैन ने भी शुरुआत में यही कहा था कि हम कॉपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है इसके इतर कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती है, CBI और ED के खिलाफ नारेबाजी करती है। तो जब जांच हो रही है तो जांच का विषय है, तो जांच हो जाने दीजिए। क्या नारेबाजी से उन्नति जांच प्रभावित हो जाती है? क्या सड़कों पे उतरने से जांच प्रभावित हो जाती है? लेकिन वो मैसेज तो चला जाता है जिसकी बात लगातार संजीव जी आप कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का, वो किसी भी दल के लोग, आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देखा है, वो तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, सड़कों पे लगातार बैठने वाली पार्टी रही है। तो ये कोई गलत नहीं है। मूल बात यह है कि जो जांच कार्रवाई चल रही है, किसी की इतनी हिम्मत है कि उसमें सहयोग नहीं करे या उसकी कर जाए, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ बैठ करके उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उसके कार्रवाई पे कोई फर्क पड़े ऐसा नहीं है। वो जा रहे हैं, अभी जेल में है, अभी आज सुनवाई है, फिर जिस तरह से अदालत को बेहतर लगेगा उस पे ऊपर वो कार्रवाई करेगी। तो जांच तो अपने जगह पे है ही, चली रही है। हम चर्चा ये कर रहे हैं
कि राजनीतिक पार्टियों की नीयत जो खराब हुई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि आप बेजा संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर जांच पर आपको विश्वास होगा, आम आदमी पार्टी को अगर विश्वास होगा, तो कहीं ना कहीं विश्वास करते हुए वो कॉपरेट करेंगे तो चीजें उतनी बिगड़ेंगी नहीं। और ये जो गलत मैसेज जाता है कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मैसेज नहीं जाएगा। उन्नति कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह से कॉपरेट किया जाता है। आप जेल में हैं, जेल में आपसे पूछताछ की जा रही है लगातार, वो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आधे घंटे से ज्यादा हमारी पूछताछ नहीं होती, आते हैं खाना पूर्ति करते हैं, ये लंबे प्रोसेस की बात वो कर रहे हैं, लगातार हमको उलझाए रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी है वो इस तरह की बातें करेगा, वो चाहे हम हो, आप हो या कोई हो, ये व्यवहारिक बातें हैं। लेकिन क्या वो कॉपरेट नहीं कर रहा है? कॉपरेट नहीं करने का मतलब क्या होता है? जब आपके साथ है 24 आवर्स जेल में, तो फिर आप पूछताछ कर रहे हैं, जब चाहे जिस रिमांड में ले रही है, सीबीआई ले रही है, तो ये पूछताछ जब चल रहा है तो यहाँ नहीं कॉपरेट करने की बात क्या होगी? बाहर लोग तो निकलेंगे ही, चर्चाएं चलेगी, लेकिन इससे जांच प्रभावित नहीं होता है जो करना। जी सारिका जी, देखिए किस तरीके से सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया चीजों को कॉपरेट किया जाएगा, ईडी और सीबीआई की जांच में वो अपना सहयोग देंगे, जो उनसे बन पड़ता है वो किया जाएगा। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस तरीके से आरोप भी लगते हैं बीजेपी पर कि चुनाव के चलते कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाइयां वो और तेज हो जाती हैं, और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों को ही क्यों ज्यादा टारगेट किया जाता है? क्यों सारे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे नहीं है? कुछ चुनिंदा जो भ्रष्टाचारी वही क्यों जेल के पीछे जा रहे हैं, या जो खासतौर से विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं वही क्यों जेल के पीछे जा रहे हैं? ये आरोप बार बार बीजेपी पर लगते हैं। देखिए उन्नति जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पर डिबेट हो रही है आप पार्टी के खिलाफ, यहाँ आप पार्टी की डिबेट हो रही है, इसमें आपका प्रवक्ता ही नहीं है। आपने इनवाइट भी किया होगा, वो नहीं आए होंगे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई शराब घोटाला, इतना शराब की जो आपकी नीति थी इतनी अच्छी थी, तो वापस क्यों ले ली? उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम पूछते हैं, अगर आपको शिक्षा देनी थी तो स्कूल के बराबर में शराब के ठेके क्यों खोल दिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम बोलते हैं, अगर आप बच्चों का भला चाहते तो आपने टेट्रा पैक में शराब के पाउचेस क्यों निकाले? उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम पूछते हैं, अगर शिक्षा ही देनी थी तो बच्चों की एज क्यों कम कर दी शराब पीने के लिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है। हम पूछते हैं कि आपने शराब कारोबारियों के 144 करोड़ क्यों माफ कर दिए? उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो सीबीआई ईडी अगर उसको पूछताछ के लिए ले जाती है, जो मनीष सिसोदिया जी है या सत्येंद्र जैन जी है, पूछताछ के लिए ले जाती है, तो आप पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन पर क्यों उतर जाते हैं? क्या हमारी संवैधानिक एजेंसियों को पूछताछ का अधिकार नहीं है? अगर हमारी संवैधानिक एजेंसियां, कानूनी एजेंसियां इस तरह से उनसे पूछताछ करती है, तो क्यों सड़कों पर आना पड़ता है आप पार्टी को? क्यों आंदोलन करना पड़ता है? और जब भी उनसे शराब के मामले में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उनके पास आंसर नहीं होता देने के लिए। हम पूछ रहे हैं, जब राजस्व, आपने शराब की 40 डब्बे बिक रहे हैं माना, और उसके बाद आपके 100 डब्बे बिकने शुरू हो गए शराब के, उसके बाद भी जो राजस्व है वो कम क्यों हो गया? उसके पास, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। मतलब कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, जो आपने 2% कमीशन था 12% कर दिया, और वो साइड से आप पॉकेट में ले रहे हो, वो घोटाला कर रहे हो। उसके एवज में अगर ईडी सीबीआई क्वेश्चन आंसर करती है तो क्या इनका जवाब देना नहीं बनता? ये बताएंगे ना देश का पैसा किस तरह से आप भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ले रहे हो साइड से, और अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगा रहे हो उस पैसे को। अगर देश इस चीज के लिए पूछ रहा है तो जवाब देना भी जायज बनता है। और इस तरह के एलिगेशन लगाना कि संवैधानिक एजेंसियां बीजेपी की है या ये लोग कार्रवाई नहीं करते, तो ये गलत है। कभी भी कुछ भी कार्रवाई होती है तो वो निष्पक्ष तरीके से होती है, और इन लोगों का बनता है अधिकार कि ये लोग सही से जानकारी दें हर चीज की। और कहीं इनको लगता है कि गड़बड़ है तो सड़क पर उतरने से अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए, वहां पर अपना केस फाइल करें और वहां पर लड़े। दुनिया को बरगलाने के लिए या दिल्ली को बरगलाने के लिए, लोगों को झूठ बताने के लिए इस तरह से ना परोसा जाए बातों को। संजीव जी, देखिए किस तरीके से जो मंत्री पद मिले हुए थे मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को, ये कोई मामूली तो पद थे नहीं। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में थे, एक डिप्टी सीएम के पद पर तैनात थे, 18 से ज्यादा विभाग वो संभाल रहे थे। और ऐसे में अगर वो कोई स्कीम लाते हैं तो स्कीम को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो जवाबदेही तो बनती है, वो सत्ता पक्ष में कोई भी हो, सभी की बनती है। देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कि कानून वापस लेने का मतलब ये नहीं होता है कि सरकार कानून बेहतर नहीं बनाई है, और कानून यदि बना तो निश्चित तौर पे उसके लिए मसौदे तैयार किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, और अंत में होते होते मुख्यमंत्री के साथ साथ एलजी साहब के टेबल पर भी वो जाती है बगैर उनके साइन के कोई कानून बनने से। पहली बात तो ये। तो उसमें उन्होंने यदि बगैर देखे सोचे समझे उन्होंने यदि साइन कर दिया तो उनकी भी एक जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। इसलिए इससे
एलजी साहब भी बाहर छूटे नहीं है। दूसरी चीज, लोकतंत्र का गला कैसे घुटा जा रहा है। आपको पता है कि आज 21 तारीख है, आज दिल्ली का बजट पास होने वाला था, बजट पेश होने वाला था। आज दिल्ली का बजट रोक दिया गया है। किसने रोक दिया है? एलजी साहब ने रोक दिया है। और एलजी साहब जिस तरह से गृह मंत्रालय के पावर का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल, देखिए वो विषय नहीं है और केंद्र सरकार ने उसके लिए जवाब भी दिया है कि विज्ञापनों के लिए ज्यादा पैसा दिया गया है जिसके चलते बजट रोका गया है। देखिए वो उसका विषय नहीं है। सवाल ये है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर जो गंभीर मामले हैं उनको लेकर किस तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच होती है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई है, क्या फैसला आता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया खास अपना पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज देखना यह होगा इन दो सुनवाई में कि आखिर सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है कोर्ट की तरफ से या नहीं, क्योंकि बड़े मामले दर्ज हैं कहीं ना कहीं आबकारी नीति मामले में और आय से अधिक मामले में, दोनों पर ही तलवारें लटकी हुई हैं। लेकिन इन दोनों ही मामलों पर आज क्या कुछ सुनवाई में होता है, न्यूज़ वन इंडिया पर आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।